हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और अभी क्लासेस का ये ऑब्जेक्टिव चैनल यानी अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से मैं आपको आज फिर से पढ़ा रहा हूँ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न जो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सेट 2। सेट 1 हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेट 2 पर। मेरा नाम है अजीत कुमार और मैं ये पूरा वीडियो आप सबों के लिए तैयार किया हूँ। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ है। जर्मनी का एकीकरण 1871 को पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण एक लंबी प्रक्रिया है और लगभग 7 साल का एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें वो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करते हैं, डेनमार्क के साथ युद्ध करते हैं और अंत में फ्रांस के साथ युद्ध करते हैं। और तीनों ही युद्धों में जो प्रशा है, ये प्रशा जीत जाते हैं। इनकी जीत होती है और इस प्रकार से प्रशा आगे चल करके क्या बन जाता है, जर्मनी बन जाता है। और 1871 में जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाता है। जर्मनी का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिनका था, उनका नाम था बिस्मार्क। तो आपसे पूछेगा कि जर्मनी की जो कह सकते हैं एकीकरण है उसमें किसकी भूमिका है। उसमें बिस्मार्क की बहुत ज़्यादा भूमिका है। पूरा नाम सुनिए, ऑटो वॉन बिस्मार्क। इनका पूरा नाम है ऑटो वॉन बिस्मार्क। ये कौन थे? ये थे प्रमुख मंत्री या फिर हम इसे चांसलर कहते हैं, चांसलर। तो या तो आपसे पूछेगा जर्मनी का चांसलर कौन था, तो चांसलर है बिस्मार्क। या फिर पूछेगा प्रमुख मंत्री, तो भी जवाब आएगा ऑटो वन बिस्मार्क। अच्छा, 1871 में अगर पूछा जाए तो 18 जनवरी 1871 को जो है जर्मनी का एकीकरण होता है। और जो कह सकते हैं प्रशा का राजा है, जिनका नाम है राजा विलियम प्रथम। ये याद रखना आपको नाम, कि जो प्रशा का राजा था, राजा का नाम था विलियम प्रथम। ये जर्मनी का सम्राट घोषित किया जाता है, यानी जर्मनी का फिर से ये राजा बन जाते हैं। कहाँ पर? ये एक हॉल होता है, जिस हॉल को हम लोग शीश महल कहते हैं, शीश महल। और इसके लिए एक अंग्रेजी शब्द है हॉल ऑफ मिरर्स। हॉल ऑफ मिरर्स, मिरर्स का मतलब होता है शीशा, शीशों का महल यानी शीश महल। वहाँ पर न केवल ऑटोमन बिस्मार्क बल्कि जितने भी प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, जितने भी राजकुमार होते हैं, जितने भी सेना होते हैं, वह सभी आते हैं। और ठंडी का मौसम होता है और सभी जो है सम्राट को जो है कह सकते हैं काइजर विलियम प्रथम, जिनका पूरा नाम काइजर विलियम प्रथम है। यहाँ पर आपको बता चुके हैं विलियम प्रथम, जिसका पूरा नाम क्या है, काइजर विलियम प्रथम। इनको ये राजा बनाते हैं और प्रशा का एकीकरण करके जर्मनी नाम दे दिया जाता है, यानी जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। तो कब होता है? 1871। सी नंबर में लिखा है, सी नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण। हिंद स्वराज जो किताब है किसने लिखा है? हिंद स्वराज। तो यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में जब असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा था तो इस किताब की तर्ज दी जा रहा था कि उसमें गांधी जी ने इस किताब को लिखा था हिंद स्वराज। कब? 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा था। और इस किताब में उन्होंने कहा था कि अगर हम भारत के लोग, जो भारत के लोग हैं, अपना सहयोग वापस ले ले, किससे? ब्रिटिश शासन से, तो ब्रिटिश शासन साल भर के भीतर ही ढह जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यानी इन्होंने इस बात की गारंटी ले ली थी और इसीलिए ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया था। तो किनकी रचना है? महात्मा गांधी जी का रचना है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज कब जो है मुद्रण में आया? 1909 में, यानी कि 1909 का ये किताब है। तो आपको तारीख भी याद रखना होता है कि हिंद स्वराज जो किताब है वह कब तैयार हुआ है, कब ये लोगों के बीच में आया है। पूना पैक्ट कब पारित हुआ है? तो पूना पैक्ट पारित होता है 1932 में। किसके किसके बीच में ये पैक्ट होता है? तो अंबेडकर जी और गांधी जी, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में जो है एक समझौता होता है और इसे ही हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। कब होता है? 1932 में। इसमें क्या कहा गया? जो दमित वर्ग है, जो अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषद में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान जो है निर्वाचन क्षेत्र में ही होता था, लेकिन इनको क्या मिल गया? आरक्षित सीटें
मिल गई थी। और इसी के लिए अंबेडकर जी जो है लड़ रहे थे, और इसी के लिए अंबेडकर जी असहयोग असहयोग नहीं, एक तरह से ये अलग तरह से आंदोलन कर रहे थे, जिसमें ये गांधी जी का साथ नहीं दे रहे थे। तो इस प्रकार से दोनों का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो पूना पैक्ट ही वो समय था जब अंबेडकर जी और गांधी जी साथ आए, और इस प्रकार से जो कह सकते हैं भारत की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाए। कब हुआ था? 1932 में। और पूरा डेट पूछा जाए तो सितंबर 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। तो सितंबर 1932 डी नंबर में लिखा है, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है? तो अर्थशास्त्रियों का कहना था कि जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय है उसमें 3 तरह के प्रवाह होते हैं। पहला जो प्रवाह है उसे हम व्यापार का प्रवाह कहते हैं, और जो दूसरा प्रवाह है वह श्रम का प्रवाह है, और जो तीसरा प्रवाह है वह पूंजी का प्रवाह है। यानी 3 चीज़ों का प्रवाह हमेशा होता है। पहला व्यापार का प्रवाह होता है, दूसरा श्रम का प्रवाह होता है, और तीसरा प्रवाह होता है पूंजी का। तो इस प्रकार से व्यापार, श्रम और पूंजी तीनों का प्रवाह होगा, इसलिए डी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। व्यापार का भी प्रवाह होगा, श्रम का भी प्रवाह होगा, और पूंजी का भी प्रवाह होगा। जॉबर क्या था? जॉबर कौन होता है? तो जॉबर जो है एक प्रकार का व्यक्ति है। जॉबर क्या है? एक प्रकार का व्यक्ति है। जॉबर कोई और नहीं है, ये एक व्यक्ति है, आप याद रखिएगा। पुरुष जो हो सकता है, ज़्यादातर पुरुष ही होते थे, लेकिन ये व्यक्ति है, आदमी। तो कहता है कि जॉबर जो है पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। पुराना होगा और विश्वास करने वाला, तो विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह अपने गांव से क्या करता था? लोगों को लाता था। तो ये कब का समय है? समय है उद्योग जब नया नया आया था, तो उद्योगों में यानी फैक्ट्री में मजदूर चाहिए, और फैक्ट्री में मजदूर आएंगे कहाँ से? तो फैक्ट्री में मजदूर को भर्ती कराने के लिए जो उद्योगपति होते थे, यानी फैक्ट्री का जो मालिक होता था, वो जॉबर रखते थे, जॉबर। ठीक है ना? तो जॉबर आप समझिए ये ठेकेदार है। ठेकेदार, ठेकेदार। अब ठेकेदार का क्या काम है? ठेकेदार का काम है कि वो मजदूर लाए। तो इसी प्रकार से जॉबर भी वही काम करते थे, लेकिन ये होता कौन था? बिल्कुल पुराना आदमी होता था फैक्ट्री का, और बिल्कुल विश्वास करने वाला कर्मचारी होता था। वह अपने गांव जाता था, गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था, और मुसीबत में वह उन्हें पैसे भी मदद करता था। इस प्रकार से जॉबर जो है आगे चल के ताकतवर बन गया, और ये ज़्यादा आमदनी का स्रोत इनका बन गया। तो ये कौन होता था? पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। तो डी नंबर में लिखा है पुराना और विश्वस्त कर्मचारी, तो डी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भारत में पहला पहला कपड़ा मिल कहाँ पर लगा था? तो भारत में पहली कपड़ा मिल जो है 1854 में लगा था, और बम्बई में। कहाँ पर लगा था? बम्बई में। तो मुंबई इसका सही जवाब हो जाएगा, 1854 मुंबई में। अच्छा, 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा था। 1862 तक 4 मिलें लग गया था। तो 1854 में एक ठो था, लेकिन 1862 आते-आते माने 8 साल के बाद लगभग 4 और फैक्ट्री यहाँ पर लगने लगा था। और चूंकि फैक्ट्रियाँ तभी तकलियों पर चलती थी, तो 94,000 तकलियाँ और 2,105 करघे, और उसी समय बंगाल में जूट मिल भी खुलने लगा था। अब पहली जूट मिल कहाँ खुला था? ये आपसे प्रश्न पूछेगा। पहली जूट मिल, तो पहली जूट मिल खुला था 1855 में, जगह बंगाल। अब यहाँ पर तो लिख ही दिया गया बंगाल में। तो 1855 में, और दूसरी 7 साल बाद, 7 साल के बाद कब? 1862 में। तो इस प्रकार से आपको जितने भी फैक्ट्री है वो याद रखना है। अच्छा, एल्गन मिल 1862 में कहाँ पर? कानपुर में खुला था। और उसके बाद जो है अहमदाबाद में पहला कपड़ा मिल खुल गया था। ठीक है, याद रखना है। पहला कपड़ा मिल कहाँ? अभी तक तो सिर्फ धागा बन रहा था, लेकिन अब कपड़ा बनने लगा। तो कपड़ा मिल कहाँ खुला है? अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल खुल गया था। 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुल गया था। तो जितना भी फैक्ट्री वाला है आप इसे नोट कर लीजिए, मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया, बता भी दिया, तो जरूर आप याद कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या था? पहला कपड़ा मिल 1854 मुंबई, ए नंबर इस सवाल का जवाब था। वुड ब्लॉक छपाई तकनीक। वुड ब्लॉक का मतलब होता है ये एक लकड़ी से होता है, उसमें नीचे जो है डिजाइन बने होते हैं, फिर आपको रंग लेना पड़ता है और उसे छापना पड़ता है। इस छपाई को हम कहते हैं वुड। चूंकि ये लकड़ी है, लकड़ी, वुड का मतलब लकड़ी होता है, और लकड़ी से जो छपाई होता है उसे हम कहते हैं वुड ब्लॉक तकनीक।
अब आपको वुड ब्लॉक तकनीक समझ में आ गया कि वुड ब्लॉक तकनीक होता क्या है। अब सवाल यहाँ पर आता है कि वुड ब्लॉक तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा चीन। चीन में सबसे पहले वुड ब्लॉक तकनीक आया था, ये आपको याद रखना है। चीन में कागज बना, छपाई की तकनीक आई, फिर चीन से जो है कोरिया गया, जापान गया, और फिर जापान से आया इटली, और इटली से फिर आ गया भारत। तो इस प्रकार से ये भारत आया, फिर दुनिया में पूरा फैल गया। इस छपाई तकनीक को हम वुड ब्लॉक की छपाई तकनीक कहते हैं। और धीरे धीरे छपाई की नई तकनीक आती गई, और जो है फिर आते हैं योहान गुटेनबर्ग, और जो गुटेनबर्ग है उन्होंने तकनीक को और ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी कि उसमें नई तकनीक ला दिया, उसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया था। अगला कार्न लॉ से संबंधित है कि कार्न लॉ किस देश में पारित हुआ था। तो कार्न लॉ कुछ नहीं था, कॉर्न का मतलब होता है भुट्टा, मक्का, और उस पर ही एक कानून बना था जिसे हम लोग कॉर्न लॉ कहते हैं। और 1878 में ये पास हुआ था, डेट आप याद रखिएगा। कहाँ पर? ब्रिटेन में लगा था ये, ठीक है। तो 18वीं सदी के आखिरी दशक में ब्रिटेन की आबादी भी बढ़ने लगी थी, नतीजा देश में भोजन की मांग बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे शहर फैल रहा था, उद्योग बढ़ने लगे थे, कृषि उत्पादन की मांग बढ़ने लगी थी, कृषि उत्पाद महंगे होने लगे थे, और भूस्वामी के दबाव में आकर सरकार ने क्या किया था? मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दिया था। किसका? मक्का। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दिया था, और इसे ही हम कॉर्न लॉ के नाम से जानते हैं। इसी नियम से उन्होंने लगाया था। तो कहाँ का कहानी है ये? ब्रिटेन का कहानी है कॉर्न लॉ वाला। लौह एवं रक्त की नीति किसने प्रतिपादित किया था? तो ये है बिस्मार्क। यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हैं, ये बिस्मार्क है। और बिस्मार्क ने क्या बोला? बिस्मार्क ने बोला कि अगर मुझे जर्मनी का एकीकरण करना है तो कौन सी नीति अपनानी पड़ेगी? लौह एवं रक्त की नीति। लौह और रक्त की नीति का मतलब होता है युद्ध। यानी अगर हमें जर्मनी का एकीकरण करना है तो युद्ध के जरिए ही किया जा सकता है। ये बात किसने कहा था? बिस्मार्क ने कहा था। तो लौह और रक्त की नीति किसका है? बिस्मार्क का है। प्रथम जो भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा है? तो महामंदी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, लेकिन महामंदी ने भारतीय व्यापार को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। जो 1928 से 1934 के बीच जो निर्यात है लगभग लगभग आधा घट गया था, और जो गेहूं का कीमत था वह भी लगभग 50% कम हो गया था 28 से 34 के बीच बीच। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमत जो है गिरने लगा था। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्रभावित हुआ था तो वह था व्यापार। तो ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि व्यापार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था आर्थिक महामंदी के समय में। श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया था? तो श्रीलंका का अगर आप कहानी देखें तो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या में है 74%, वह है सिंगली। सिंगली सबसे अधिक जनसंख्या है। तो सिंगली ने अपनी प्रमुखता को बनाए रखने का प्रयास किया था। तो सिंगली एक ऐसा समुदाय था जो चाहता था कि उसके देश में केवल उसका ही मनमानी चले, केवल उसकी ही बात चले, और उन्होंने ऐसा करने के लिए बहुसंख्यकवाद का रास्ता अपनाया था, और अपने देश में बहुसंख्यकवाद को भी लागू कर दिया था। तो सिंगली इस प्रश्न का सही जवाब होगा। किस शासन व्यवस्था में जो सत्ता होता है, एक मिनट में पहले इरेज कर लेता हूँ। ओके ओके। तो यहाँ पर लिखते हैं कि किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्य के बीच क्या होता है? बंटवारा होता है। यानी वो कौन सी शासन व्यवस्था है जहाँ पर सत्ता का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होता है? तो केंद्र और राज्य के बीच में सत्ता का बंटवारा जो है संघीय शासन व्यवस्था में होता है। संघीय शासन व्यवस्था में, जिसे हम लोग संघवाद के नाम से जानते हैं, संघवाद के नाम से जानते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में सारा पावर राजा के पास रहता है, जबकि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के जो है सत्ता को बांटते हैं। केंद्र और राज्य के अलावा एक और स्तर की सरकारें होती है जिसे हम लोग स्थानीय स्तर की सरकार भी कहते हैं, स्थानीय सरकार।
तो इस प्रकार से तीसरे स्तर की सरकार कहते हैं। भारत के विषय में आपको एक सवाल याद रखना है, विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, ये इसी से जुड़ा हुआ है, ये आपको याद रखना ही रखना है, विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। तो जवाब में लिखिएगा कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां ले लेते हैं, केंद्र सरकार से भी थोड़ा सा शक्ति ले लेते हैं और थोड़ी सी राज्य सरकार से भी शक्ति ले लेते हैं, और तीसरा जो है स्थानीय सरकार, अभी आपको बताया ना ये तीसरा, तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। और ये भी किस में आता है, संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, छुआछूत। तो ये छुआछूत कौन सा जो अनुच्छेद है वह हटाता है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को अंत करता है और ये भाग 3 में आता है। संविधान में टोटल 22 भाग हैं, जिनमें से 3 नंबर में ये आता है, ये मूल अधिकार के अंतर्गत है। और अस्पृश्यता का अंत एक प्रकार का समानता का अधिकार है। तो ये तीनों का तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या बताएं, जो अस्पृश्यता का अंत है किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 17। तो यहाँ पर देखिए सी नंबर में 17 लिखा है, 17 आपका सही जवाब हुआ। लेकिन इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये मूल अधिकार में आता है और ये समानता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार है। अस्पृश्यता का अंत किस अधिकार में आता है, समानता के अधिकार में आता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 14 नंबर, शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी ये सब किस सूची में आता है, कौन सी अनुसूची में इसको लिया गया है। तो देखिए 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। तो ये किस विषय में आता है, जो किस सूची में आता है। तो देखिए शिक्षा, वन, मजदूर संघ, ये सारा चीज किस में आ रहा है, ये सब आ रहा है समवर्ती सूची में। तो शिक्षा, वन, विवाह ये सब आ जाएगा समवर्ती सूची में। अच्छा, राज्य सूची में क्या आता है, रेलवे, बैंकिंग, वायुसेना, प्रतिरक्षा, मुद्रा, ये सब जो किस में आएगा, संघ सूची में आएगा। और कृषि, पुलिस, जेल खाना, शराब ये सब किस में आएगा, राज्य सूची में आएगा। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको याद रहना चाहिए। 14 का क्या हो जाएगा, सी, और 13 का हो जाएगा भी सी। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा क्या है, नर्मदा एक नदी है। कहाँ पर है, नर्मदा नदी गुजरात में देख सकते हैं, यहाँ पर बह रही है। और इसमें एक बांध है, जिस बांध को, जो डैम है, डैम, ठीक है ना, ये डैम है, बांध, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। इसमें एक परियोजना शुरू किया गया, जिसमें कि जो नर्मदा नदी है इसके पानी को रोक करके इसमें डैम बना करके, बांध बना करके इसके जल को क्या किया जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों में बहाया जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा, जो कृषि योग्य जमीन है उसकी बढ़ोतरी होगी। इसीलिए इसमें नर्मदा में बांध बनाया जा रहा है। लेकिन नर्मदा में बांध बनाने से कई सारे लोगों का घर जो है इसमें डूब जाएगा, कई सारे लोगों को रहने का जगह नहीं मिलेगा और पानी का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए कई सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसीलिए एक आंदोलन चल रहा है जिसका नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब सवाल आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। गांव वालों को अधिक जलापूर्ति देना, अधिक क्षतिपूर्ति देना। तो देखिए क्षतिपूर्ति का मतलब होता है क्षति को पूरा कराना। दूसरा बांध बनाने से रोकना। और तीसरा है शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पानी देना। ये इस प्रश्न का उत्तर सभी होगा। और लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा, इसमें है बांध बनाने से रोकना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो बांध को बनाने से ही रोकना चाहते थे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्षति होगा और जो है बहुत सारी चीज़ें होगा, और कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आसपास रहने वाले लोगों को नुकसान होगा और उसके लिए लोग जो है तैयार नहीं है। इसलिए चाहते हैं कि बांध को पूरी तरह से बनाने से रोक दिया जाए। तो इसका सही जवाब है बांध बनाने से रोकना चाहते हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि बांध बनाने से रोकना है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 1885 में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसे हम लोग कहते हैं और दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है। भारत का तो छोड़ दीजिए, दुनिया में भी जितने पुराने पुराने दल हैं उनमें भी से सबसे एक है। भारत की आज़ादी में भी इस दल का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है।
यहाँ पर इनका फोटो देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ए ओ ह्यूम, ठीक है, एलन ओ ह्यूम, एलन ओ ह्यूम, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ए ओ ह्यूम, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ए ओ ह्यूम, ठीक है, ह्यूम, ए ओ ह्यूम। तो ये कौन है? ये वो व्यक्ति है जिन्होंने जो कांग्रेस पार्टी है इसकी स्थापना की है। तो कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। तो ये नाम आपको याद रखना है, यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हैं। अब हमारे सवाल का जवाब मिल गया, कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ है? 1885 में। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? तो ये रहा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968, 1954 से 1968, बी नंबर में लिखा है, बी नंबर इसका सही जवाब होगा। अब हमें इतना ही नहीं बल्कि ये आंदोलन है क्या, इसके बारे में भी डिटेल से जानना है। तो ये क्या है, नागरिक अधिकार आंदोलन है क्या? यहाँ पर अफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाला नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाने के लिए एक आंदोलन चला था। यानी अफ्रीका के वह लोग जो अमेरिका में रह रहे थे, तो उनके रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर उनसे भेदभाव किया जा रहा था, और उसी भेदभाव को मिटाने के लिए यहाँ पर यह आंदोलन चला था, जिसका नाम था अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। इनकी अगुवाई किसने किया था? ये नाम आपको याद रखना है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने इसकी अगुवाई की थी। अगुवाई का मतलब ये लीडर बन के आगे आए, इन्होंने शुरुआत किया, और इन्होंने जो है भेदभाव को मिटाने का, जैसे हमारे देश में है ना महात्मा गांधी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आंदोलन की अगुवाई की, बाकी लोग भी आंदोलन में थे लेकिन ये हेड थे। उसी प्रकार से मार्टिन लूथर आपको याद रखना है, अमेरिका वाला में। ओके, अगला अगला सवाल है कि संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है? तो हमारी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत में जो है बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, 121 प्रमुख भाषाएं हैं, जिनमें से 22 भाषा को क्या किया गया है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में रखा गया 22 भाषा को, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मराठी। तो ये एक अलग अलग 22 भाषाएं हैं जिन्हें जो किसमें शामिल किया गया है, भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ओके, अच्छा, ये 2011 की जनगणना की अगर हम देखें तो भारत में टोटल 1300 से भी ज़्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। लेकिन इतनी सारी भाषा को शामिल किया जा सकता है क्या? नहीं, इतनी सारी भाषा को शामिल नहीं किया जा सकता था। इसलिए केवल कितनी भाषा को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया है। अब ये 22 भाषा है कैसे? जैसे कि भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी। ये क्या है, हिंदी के अंदर जोड़ दिया, यानी कि ये हिंदी से ही मिलता जुलता है, इसलिए इसको हिंदी में जोड़ दिया। तो इस प्रकार से करते करते कम किया गया और 121 रहा, और इस 121 में से 22 को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ी पीछे आ जाते हैं हम लोग, और इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 8वीं अनुसूची। ठीक है, तो संविधान के किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? देखिए 1992 में एक कानून आया जिसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं, और विकेंद्रीकरण के तहत कम से कम 1/3 जो सीटें हैं वो महिला के लिए आरक्षित कर दी गई। तो ये पंचायत के लिए बोला गया। तो 1/3 कितना होता है? यानी एक 1/3 का मतलब 1 को 3 से भाग कीजिए, तो ये लगभग जो है पॉइंट से 33 यानी 33% के आसपास आएगा। 1/3 का मतलब 100 को भी आप 3 से भाग कर दीजिए तो आपको 33 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 33% होता है 1/3, और इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। किसके तहत आया है? विकेंद्रीकरण के तहत आया है। कब? 1992 में। अच्छा, 1992 में ही संविधान का संशोधन होता है, 73वां संविधान संशोधन होता है, और तब भारत में विकेंद्रीकरण किया जाता है। किस लिए? ताकि जो हमारा स्थानीय स्वशासन है, जो मुख्य रूप से पंचायती जो व्यवस्था है, उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए। विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है?
तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, सभी लोग इसको पसंद करते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो ये रहा लिस्ट। काली मृदा पाया जाता है महाराष्ट्र राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, कर्नाटक के राज्य में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। यहाँ पर क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन में गुजरात है, तो गुजरात हमारा सही जवाब होगा। यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। अच्छा, काली मृदा किस खेती के लिए उपयुक्त है? तो काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, यानी यहाँ कपास सबसे बढ़िया होगा, यह भी हमें याद रखना है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये हम लोग पार्ट 1 के वीडियो में भी देखे थे कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। किस लिए आपसे यह प्रश्न पूछा गया है? क्योंकि यहाँ पर बाघ को बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए? बाघ को बचाने के लिए इसे हम लोग घोषित कर दिए हैं। क्या? बाघ रिजर्व। क्या घोषित कर दिए हैं? बाघ रिजर्व। ओके, और ये किसके तहत हुआ है? ये हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, प्रोजेक्ट टाइगर। अब प्रोजेक्ट टाइगर कब आया है? 1973 में, 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया है? 1973। ठीक है, परीक्षा में पूछता है आपसे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? तो 1973 में। यह है नक्शा। इस नक्शे में आप देख सकते हैं, यह है यूके। यूके का मतलब होता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉर्बेट, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इस नक्शे में और भी आप राष्ट्रीय उद्यान को देख सकते हैं। अगला सवाल है कि जो सरदार सरोवर बांध है, ये गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है? तो इस सॉरी, हम पीछे आगे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो नक्शा आपको दिख रहा है, ये गुजरात का नक्शा है, लेकिन गुजरात के नक्शे में जो नदी है, जो हमारा नर्मदा नदी है, ठीक है, ये नर्मदा इसका सही जवाब है। नर्मदा नदी जो है पूरे गुजरात में नहीं बता, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, यहाँ ब्लू लाइन में आपको दिख रहा है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से आता है, इधर से नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? अमरकंटक, अमरकंटक पहाड़ी। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, यानी ये मध्य प्रदेश से बहती हुई गुजरात में आती है। देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो आपको मैं अभी दोहरा रहा हूँ, ये है गुजरात, सॉरी माफ कीजिए, गुजरात में नर्मदा नदी। ओके ना, तो गुजरात में ज्यादा दूर तक नहीं है, थोड़ी ही दूर तक नर्मदा नदी गुजरात में बहती है। और यहाँ पर ये एक बांध बना है, जिस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध या सरदार सरोवर डैम। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है। कई बार बच्चे ई वाला जो लाइन है ना, इसको समझ लेते हैं नर्मदा नदी। ये नहीं है नर्मदा नदी, बल्कि नर्मदा नदी का पानी इधर से बहते हुए गया है। ठीक है, ये नहर है, नहर, नहर है ये। ओके ना, तो नर्मदा मेन कैनाल, इसके पहले भी ये नक्शा हम दिखाए होंगे आपको, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो गया होगा तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ कि ये नदी नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है ये नदी नहीं है। नदी ये ब्लू वाला है, ठीक है ना, ये इसके पानी को काट के इधर बहाया गया है, यानी इधर से नहर बनाया गया है। और कहाँ पर है ये? सरदार सरोवर बांध। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। राज्य कौन सा है? गुजरात में। और ये बांध महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो सुनहरा रेशा यहाँ पर कहते हैं जूट को। किसको कहते हैं? जूट। जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। आप देख सकते हैं ये जूट का एक बोरी है, आप ऐसा बोरी जरूर देखे होंगे। और जूट को हम लोग पटसन भी कहते हैं, पटसन, या फिर हम लोग आम भाषा में सौन कहते हैं, सौन। सौन का रस्सी देखे होंगे आप लोग, जरूर देखे होंगे। और पुताई करने के लिए भी हम लोग सौन का प्रयोग करते हैं, खाट उट बनाने के लिए रस्सी का प्रयोग करते हैं, सौन। और कुदरूम भी कहते हैं, इसका जो पौधा होता है उसको हम लोग कुदरूम कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जूट से जो रस्सी निकलता है उसे हम लोग सुनहरा रेशा कहते हैं। झारखंड में एक जो जगह है कोडरमा, ये किस लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड में बहुत ज़्यादा भरक मिलता है, और झारखंड बिहार का एक जगह है कोडरमा, गया, हजारीबाग। तो झारखंड का कोडरमा, बिहार का गया और बिहार का हजारीबाग, इसे हम लोग कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है अभ्रक। तो झारखंड वाला कौन सा है? झारखंड वाला है कोडरमा, और बिहार का कौन सा है? गया, हजारीबाग।
तो आपसे पूछा गया है झारखंड का कोडरमा में क्या मिलता है, तो झारखंड का कोडरमा मिलेगा अभ्रक। यहाँ तो अबरख लिख दिया, लेकिन अभ्रक इस प्रकार से लिखाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभ्रक, अभ्रक, ठीक है, अभ्रक लिखाता है। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं। कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध करवाती है। अच्छा, यहाँ पर हम नहीं लिखे थे, लेकिन इसका इस सवाल का जवाब होगा टिस्को। क्या होगा, टिस्को। टिस्को क्या करते हैं, जो है एक प्रकार की सार्वजनिक क्षेत्रक है जो स्टील को क्या करता है, बाजार में उपलब्ध कराती है। तो सही जवाब क्या होगा, टिस्को होगा। टिस्को कहाँ पर है, टिस्को है जमशेदपुर, याद रखिएगा, जमशेदपुर में है टिस्को। अगला प्रश्न है कि भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है, यानी समुद्र तट का टोटल लंबाई कितना है भारत का। तो ये क्या बोला गया है, पहले आप समझिए। देखिए, ये अपना प्यारा भारत है, और यहाँ से अगर एक लाइन खींचे तो इसका नीचे जो भी एरिया है वो समुद्र को टच कर रहा है। आप देख सकते हैं काले रंगों से दिखाया गया है भारत का समुद्री तट, और इसकी टोटल लंबाई जो है 7,516 किलोमीटर है, जिसमें लक्षद्वीप जो यहाँ पर द्वीप समूह है, वह द्वीप समूह उसके चारों तरफ भी तो समुद्र है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके चारों तरफ भी समुद्र होगा। तो इन टोटल को मिला करके देखा जाए तो टोटल 7,516 किलोमीटर लंबा है भारत का तटीय क्षेत्र। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, पहली रेलगाड़ी जो है वो कब चला था। भाप का इंजन आते ही रेलगाड़ी का आविष्कार होने लगा था, लेकिन पहले रेलगाड़ियां यूरोप लंदन में बना, लेकिन धीरे धीरे भारत में भी आया। तो भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी चली थी। 16 अप्रैल 1853 को कहाँ से, मुंबई से शुरू हुआ था और ठाणे तक चला था, मुंबई से ठाणे, ठीक है। और इस वक्त पूरे देश में 68,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबाई रेलवे ट्रैक बना हुआ है, ये भी हमें याद रखना है। ओके, तो आपको समझ में आ गया, 16 अप्रैल 1853 को पहली बार कहाँ से, मुंबई से ठाणे तक रेल चला था। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 1853, 1853, ठीक है, 1853। लेकिन हमारे ऑप्शन में 1853 लिखा ही नहीं है, तो मिस प्रिंट हो गया है, तो ए नंबर को मैं काट के 1853 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये ए नंबर हमारा सही हो जाएगा 1853। चलिए, पहली रेलगाड़ी 1853, याद रखिएगा। अगला है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा है, परंपरागत ऊर्जा कौन कौन सा है। तो देखिए, कोयला परंपरागत में आता है, और बाकी किस में आएगा, सारा गैर परंपरागत में आएगा। तो गैर परंपरागत होता क्या है, वह ऊर्जा जो अभी प्रयोग में आ रहा है उसे हम गैर परंपरागत कहते हैं। और परंपरागत कौन सा है, जो पहले से ही प्रयोग कर रहे थे, आज भी नहीं बल्कि पहले से ही। जैसे कि सौर ऊर्जा, सोलर का नाम आप सुने हैं, तो सोलर तो हम लोग अभी अभी प्रयोग में ला रहे हैं। जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा, ये सब किस में आएगा, गैर परंपरागत में आएगा। और परंपरागत में कौन आएगा, जो पहले प्रयोग करते थे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब किस में आएगा, परंपरागत में आएगा। अच्छा, परंपरागत और गैर परंपरागत में क्या है कि ये धुआं निकालता है। आपको इतना याद रखना है कि जो परंपरागत ऊर्जा के साधन थे वो धुआं निकालते हैं, लेकिन अब जो है पवन ऊर्जा, ये धुआं नहीं निकालते हैं, यानी ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। तो इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हैं। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में, ठीक है, 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। अब सवाल हमारा यह है कि किस देश में हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन जो है ब्राजील में हुआ था, ब्राजील, ब्राजील में हुआ था। ब्राजील का एक शहर था जिसका नाम था रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो, ये वो शहर है रियो डी जेनेरो। यहाँ पर ही पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कब, 1992 में। लगभग 100 देशों के यहाँ पर लोग नहीं बल्कि जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जैसे प्रधानमंत्री, ऐसे व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे थे, और इन्होंने फैसला लिया कि अब हम प्रदूषण को नहीं फैलाएंगे, नहीं तो ज़्यादा प्रदूषण फैलाएंगे तो हमारी पृथ्वी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रदूषण को कम करने का प्रयास करेंगे। तो ये कहाँ हुआ था, ब्राज़ील देश में। शहर का नाम क्या है, रियो डी जेनेरो। डेट बताइए, 1992, पृथ्वी सम्मेलन। ओके। अब आपको कमेंट में ये लिखना है कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं।
अगर आपको इतना याद है तो ये जरूर याद होगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो जिनको जानकारी है जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि दूसरा कोई पढ़ के सीख सके। अगला सवाल है कि देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। अगर हमें दो देश का तुलना करना है, कौन देश ज्यादा तरक्की कर रहा है, कौन देश कम तरक्की कर रहा है, तो हम कैसे करेंगे? हम निकालेंगे देश का औसत आय। औसत आय निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल आय को, यानी देश का जितना भी आय है उसको हम क्या करते हैं, कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं। कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो निकल जाता है औसत आय। और औसत आय एक बार निकल गया तो अगर किसी देश का औसत आय जितना अधिक होगा उसे हम बोलेंगे कि वो विकास में आगे है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा औसत आय। अच्छा, इसी औसत आय को हम जो है प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यहाँ पर अगला सवाल वही है कि औसत आय को और क्या कहते हैं, डैश के रूप में जाना जाता है। यानी औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के रूप में जाना जाता है। औसत आय को ही हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। सेवा क्षेत्रक में किस तरह की गतिविधियां आता है? सेवा क्षेत्रक का मतलब होता है तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक में कौन सा काम आएगा? परिवहन, संचार और बैंकिंग। परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये किस में आ जाएगा? तृतीय क्षेत्रक यानी सेवा क्षेत्रक में आएगा। अच्छा, चीन, चीन, चीनी लिख देते हैं। चीनी, गुड़, ईंट, बनाना। तो कोई भी चीज जब हम बनाते हैं और विनिर्माण करते हैं, जैसे मिट्टी पहले से बना है, मिट्टी से ईंट बना रहे हैं। जो गन्ना है पहले से बना है, गन्ना से गुड़ बना रहे हैं, और फिर गन्ना से चीनी बना रहे हैं। तो ये किस में आएगा? द्वितीयक में आ जाएगा, द्वितीयक में। और कृषि से जितना भी चीज आएगा वो किस में आ जाएगा? प्राथमिक में आ जाएगा। तो ये पहला वाला प्राथमिक, ये द्वितीयक और ये तृतीयक में, और हमारा सही जवाब तृतीयक होगा। जीवन बीमा। जीवन बीमा एक प्रकार का क्या है? सेवा है, आपको सेवा कर रहा है। तो ये किस में आ जाएगा? सेवा आ जाता है तृतीय क्षेत्रक में, तो सेवा तृतीय क्षेत्रक में आ जाएगा। कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? अभी अभी हम लोग कागज का पैसा तो प्रयोग कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग कर रहे हैं एटीएम कार्ड का प्रयोग। और एटीएम कार्ड किससे बना है? प्लास्टिक से बना है, इसीलिए हम इसे प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। ठीक है, ये है प्लास्टिक मनी, आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक मनी है। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो ये सब किस में है? प्लास्टिक मनी इसे कहते हैं। अच्छा, करेंसी आपको याद रखना है कि करेंसी क्या है। कई कई बार आपसे पूछा जाएगा कि करेंसी क्या है, तो आप बोलिएगा कि मुद्रा का जो आधुनिक रूप है, ठीक है ना, मुद्रा का आधुनिक रूप, जिसमें करेंसी आते हैं, कागज के नोट और सिक्के आते हैं। याद रखिएगा, मुद्रा के आधुनिक रूप को करेंसी कहते हैं, जिसमें कागज के नोट और क्या आते हैं? सिक्के शामिल किए जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि कागज के नोट और सिक्कों के अलावा अभी कौन सा मनी आ गया है? प्लास्टिक मनी भी आ चुका है दुनिया में। धन का आधुनिक रूप क्या है? तो धन के आधुनिक रूप में सिक्के और नोट है। सिक्के और नोट। क्या प्लास्टिक मनी है? हाँ, प्लास्टिक मनी भी है। डिमांड डिपॉजिट, डिपॉजिट है क्या? डिमांड डिपॉजिट, हाँ, डिमांड डिपॉजिट भी है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब उपयुक्त सभी होगा। इसे आप समझने का प्रयास कीजिए कि नोट, सिक्के के नोट भी है, प्लास्टिक मनी भी है, और डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है मांग जमा। मांग जमा, और मांग जमा किसको कहते हैं? बैंक में रखा हुआ धन को मांग जमा कहते हैं। बैंक में रखा धन क्या कहलाता है? मांग जमा। यानी कि बैंक में जो आप पैसा जमा किए हैं वो कभी भी मांग के प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं मांग जमा। तो ये बी नंबर भी सही है, और ए नंबर भी सही है, और सी नंबर भी सही है, इसलिए हमारा जवाब होगा उपयुक्त सभी। ओके, आइए पढ़ते हैं आगे। देख सकते हैं ये प्लास्टिक मनी मैंने आपको बताया था। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित करती है। क्यों आकर्षित होती है? बहुराष्ट्र कंपनियां, पहले समझिए कि बहुराष्ट्र कंपनी कहाँ जाना चाहेगा। आप कहाँ जाना चाहिएगा? जहाँ पर जो चीज उपलब्ध हो, जैसे कि बाजार उपलब्ध हो, ताकि बाजार नजदीक हो, वहां पर अपना फैक्ट्री खोलेगा। कम लागत लगता हो, कम खर्च लगता हो, और जो बढ़िया मजदूर है, कुशल और अकुशल मजदूर श्रम, उसे जल्दी मिल जाए। और भी बहुत सारा चीज, जैसे सरकार का नियम कानून बढ़िया होना चाहिए, तब ना बहुराष्ट्र कंपनी वहां पर दुकान अपना खोलेगा, अपना सामान बेचेगा, अपना फैक्ट्री लगाएगा।
तो भारत में क्यों आ रहा है? क्योंकि भारत में जनसंख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पर सस्ता श्रम मिल जाता है। दूसरा है कि यहाँ पर उत्पादन के लिए तैयार माल, इनमें से कोई नहीं। तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सस्ता श्रम। क्या हो जाएगा? सस्ता श्रम। तो सस्ता श्रम हमारे पास मिल जाता है, इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ पर आता है? भारत आता है। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब होता है वह सभी सेवाएं जो सरकार मुहैया कराती है, उसे सार्वजनिक सेवा कहते हैं। रेलवे क्या है? सार्वजनिक में आता है। डाकघर क्या है? सार्वजनिक क्षेत्रक है। अच्छा, कुछ और चीजें आपको याद रखना है। टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये क्या है? निजी है। निजी यानी इसका मालिक कोई एक आदमी है और वो जब चाहे इसको बंद कर सकते हैं। उसी प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्रक हमसे पूछा क्या है, तो डाक सेवाएं किस में आ जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्रक में आ जाएगा। ठीक है, डाक और रेलवे। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया है? तो 2005। 2005 में सरकार ने, अक्टूबर का महीना था, भारत सरकार ने एक कानून पास किया जिसे आरटीआई कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी हिंदी में कहें तो सूचना पाने का अधिकार। इस अधिकार में आप किसी भी अधिकारी से, आप सरकारी अधिकारी से पूछ सकते हैं कि आपका क्या काम है, आप क्या काम कर रहे हैं। बात समझे? इसे ही हम कहते हैं सूचना का अधिकार। क्योंकि कई बार आप बैंक में जाते हैं, आप देखिएगा पैसा निकलवाने बोलिएगा, वो चाय पी रहा है बैठ के, मोबाइल दिख रहा है, रील। तो इस तरह से उससे आप पूछ सकते हैं कि आपको सरकार कौन सी वास्ते पैसा देता है? चाय पीने वास्ते बैठ बैठ के हमेशा खाली। तो इस चीज को हम कहते हैं सूचना का अधिकार। कब पास हुआ था? 2005 में। अक्टूबर 2005 भी याद रख सकते हैं। आरबीआई, बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पता ही है, भारत जितना भी नोट है सब में लिखा हुआ रहता है। इनके अनुसार बैंक को अपने पास कुल जमा का कितना प्रतिशत नगद रखना पड़ता है? यानी बैंक में जितना भी जमा पैसा जाता है, तो बैंक क्या करते हैं कि बैंक जो है पैसा जमा लेते हैं, लेकिन वो पैसा अपना पास नहीं रखता है, लोन दे देता है। क्यों? क्योंकि लोन देने से इसको फायदा है, क्योंकि उससे ब्याज मिलेगा, इसलिए बैंक लोन दे देता है। लेकिन जो आरबीआई है, भारत का जो बैंक है, वो कहता है सब बैंक से कि आपको थोड़ा पैसा अपने पास रखना है। कितना पैसा रखना है? 15%। 15% हिस्सा अपने पास रखना है, ताकि अगर कोई पैसा निकालने के लिए आता है तो आप उसको पैसा दे सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कितना प्रतिशत रखता है? 15%। तो 15% बी नंबर में लिखा है, सही जवाब हो जाएगा। बैंक क्या करता है? याद रखिएगा, बैंक जितना भी पैसा जमा लेता है आपसे, उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो लोन देता है, ऋण, ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है। भले ही गरीब आदमी को नहीं देता है, लेकिन अमीर आदमी को बुला बुला के लोन दे देता है। यहाँ पर खत्म होता है 40 प्रश्न, और उम्मीद है आपको सारे प्रश्न बेहतर समझ में आए होंगे और आप वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। और अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहते हैं तो अभी क्लासेस डाउट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव को आप सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।